हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फेट ऑफ पायरुवेट आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में और उसकी नेट रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके दो टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ फेट ऑफ पायरुवेट आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फेट ऑफ पायरुवेट आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये पायरुवेट कैसे प्रोड्यूस हुआ है ग्लूकोज से अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर 10 सक्सेसिव रिएक्शंस। तो अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के प्रोड्यूस कर चुका है वाया ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पायरुवेट आगे कौन सी रिएक्शंस अंडरगो करने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स है वो 3 पाथवे फॉलो कर सकता है। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि अनएरोबिक कंडीशंस में होगा। दूसरा है टीसीए साइकिल। यहाँ पर टीसीए साइकिल का मतलब है कि टीसीए साइकिल के अंदर एंटर कर सकता है और वहाँ पर मेटाबोलाइज हो सकता है, ये एरोबिक कंडीशंस में होगा। तीसरा पाथवे जो रहेगा वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो कि हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशंस में होगा। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, एनारोबिक का मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाइपोक्सिक मतलब कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन। तो जो पहला स्टेप था हमारा, या जो पहला पाथवे था वो था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाम से पता चल रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा अंडर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है या जो और कोई भी 6 कार्बन शुगर हो सकती है जैसे कोई सुक्रोज वगैरह है, वो क्या करेंगी, हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर वो शुगर कन्वर्ट हो जाएगी सेलुलर एनर्जी के अंदर और मेटाबोलाइट के अंदर, और ये जो मेटाबोलाइट बनेगा वो होगा लैक्टेट। अगर वो सोल्यूशन के फॉर्म में है तो हम उसे लैक्टिक एसिड बोल देंगे, वरना लैक्टेट बोल देंगे। यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का प्रोडक्शन होगा। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की 2 स्टेप्स है, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा एनएडीएच जनरेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमें क्या देगा, पायरुवेट देगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा ग्लाइकोलाइसिस अंडर 10 स्टेप्स। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, वो है एनएडीएच का जनरेशन, जो हम यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जिसके मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए हैं, ग्लाइकोलाइसिस और एनएडीएच का जनरेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे पायरुवेट एनएडीएच मॉलिक्यूल का यूज़ करके और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के अंडर इन्फ्लुएंस में लैक्टेट और एनएडी में कन्वर्ट हो रहा है। मेन जो रिएक्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की डिटेल नहीं है, बस ये है कि सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। और अगर हम इसकी नेट रिएक्शन लिखने जाएँ तो ये लिख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर रहा है और 2 एटीपी 2 लैक्टेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, और एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी तरीके से एनएडीएच को कन्वर्ट कर सके एनएडी के अंदर, क्योंकि एनएडी जो होता है दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि एनएडी का प्रेजेंस हो ग्लाइकोलाइसिस के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस होती रहे, एटीपी का जनरेशन होता रहे, ये इंश्योर करने के लिए पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है ताकि एनएडी का साइड बाय साइड प्रोडक्शन होता रहे। यानी मेन फंक्शन जो होगा फर्मेंटेशन का वो होगा एनएडीएच को बैक इनटू द कोएंजाइम एनएडी में कन्वर्ट कर देना, ताकि इसे अगेन एंड अगेन हम यूज़ कर सके ग्लाइकोलाइसिस के लिए और ग्लाइकोलाइसिस आपकी स्मूथली रन करती रहे। आगे अगर हम ये जानना चाहें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो कहाँ रही है, एक तो हो कर रही है और इसकी कंडीशंस क्या है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की कंडीशन ये है कि हमें एनारोबिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ में ये हो कर रही है ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही। लाइक ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में हो रही है सेल्स के, और इसके अलावा विग्रेसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में हो रही है, एरिथ्रोसाइट्स में हो रही है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक्चुअली में क्या हो रहा है मसल्स के केस में, एक बार अगर हमारी बॉडी में स्टोर्ड एटीपी यूज़ हो चुके हैं, ये कब हो सकता है, जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप रेस्पायर तो कर रहे हैं लेकिन आपकी मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही जितनी रिक्वायर्ड है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी मसल्स क्या करना शुरू करेगी, उस एटीपी की तो रिक्वायरमेंट है ही, बट ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनर्जी का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा जितना उसे रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए
जो हमारी बॉडी होगी अब वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को ऑप्ट कर लेगी। और फर्मेंटेशन का काम ये होगा कि सारे के सारे सेल्स कॉन्टीन्यूसली एटीपी जनरेट करते रहे अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और इससे जो प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड बनेगा, जो कि आपके क्रैम्प्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का बेसिक्स कंप्लीट होता है और मेन उसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो सेकंड पाथवे हमारा पायरुवेट फॉलो कर सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अलावा, वो है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को ही इथेनॉल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो इथेनॉल बनता है, इसलिए इसे इथेनॉल फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कुछ भी कहा जा सकता है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी शुगर, जैसे कोई ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है, उसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका अनएरोबिकली कंडीशन में कर रहे हैं, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है, यहाँ पे बनेगा आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, इसीलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं। इथेनॉल इज अ अल्कोहल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसका भी अगर मैं बेसिक स्टेप्स अगर बता दूं आपको कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, तो इसमें 2 स्टेप्स में आपको डिफाइन कर रही हूँ कि पायरुवेट फर्स्ट स्टेप में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे स्टेप में एसिटाल्डिहाइड आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है वो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की मदद से हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेज का जो फंक्शन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक CO2 का मॉलिक्यूल एस्केप हो गया है। और एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल में जो कन्वर्ट हो रहा है वो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से हो रहा है। और डिहाइड्रोजिनेज का जो काम होता है वो होता है H का रिमूवल, यानी हाइड्रोजन आयन का रिमूवल। तो आप देख सकते हैं कि NADH से NAD प्रोड्यूस हो रहा है। सेम जैसा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मेन गोल था कि NAD प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे ही यहाँ पर भी NADH से NAD प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पर पायरुवेट का मॉलिक्यूल 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल और 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसके वजह से यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एज पर 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल 2 CO2 मॉलिक्यूल्स आर आल्सो रिलीज। तो यहाँ पर 2 एंजाइम। इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें इस रिएक्शन के अलावा, तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या फिर जो इथेनॉल फर्मेंटेशन है, इसे ही इनका मतलब ये दोनों एक के नाम है, अल्कोहल फर्मेंटेशन या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन। ये एक एनारोबिक पाथवे है। और अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ कि आप इसको कहाँ देख सकते हैं, तो ये ईस्ट के अंदर होता है, जहाँ पे वो अपना सिंपल शुगर कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ईस्ट का यूज़ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन में होता है, CO2 का प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपने अगर पढ़ा हो या याद हो एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड्स बनती है या फिर जो केक है वो फ्लफ़ी बनता है, दैट CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यहाँ पे आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ख़त्म होता है। और इसके बाद हम जो करेंगे वो है TCA साइकिल। जो थर्ड पाथवे पायरुवेट अंडरगो कर सकता है बिसाइड्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो ये है कि वो फर्मेंटेशन ना करके, यानी कि अनएरोबिक कंडीशंस की जगह पे एरोबिक कंडीशंस के अंदर साइटोप्लाज्म को लीव करके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। और अगर ऑक्सीजन होगी तो वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोए में। The pyruvate molecule have to convert into acetyl CoA, then it enters into mitochondria in the presence of oxygen। और यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो TCA साइकिल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पर उसे उसका फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज़ ऑक्सीजन वो अटेन कर लेगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दैट इज़ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और सारे के सारे सीक्वेंसेस आपको NAD की फॉर्मेशन में लीड करेंगी, जैसा कि दोनों साइकिल्स में पहले हमने पढ़ा है, दोनों प्रोसेसेस में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। TCA साइकिल वैसे बहुत वास्ट साइकिल है, जिसे हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे विद डीप डिटेल्स। अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल CoA को राइज करेगा अंडर एरोबिक कंडीशंस विद द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स per pyruvate per carbon dioxide, and then 2 acetyl CoA will enter in TCA cycle। और उसके बाद ये 8 स्टेप की साइकिल है, उसको अंडरगो करने के बाद ये 4 CO2 और 4 H2 यानी कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा।
जो सिट्रिक एसिड साइकिल की बात मैंने की है उसके 3 नाम हैं टोटल, दैट इज़ द सिट्रिक एसिड साइकिल, द क्रैब साइकिल जो साइंटिस्ट थे क्रैब उनके ओनर में है। नेक्स्ट द थर्ड नेम इज़ द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का सेंटर है जो कि एक की रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में भी और बायोसिंथेसिस में भी। ग्लाइकोलाइसिस तो स्टार्टिंग का प्रोसेस है जो, लेकिन जो मेन सेंटर है मेटाबॉलिज्म का वो क्रैब साइकिल होती है, जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में टीसीएस साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में भी और बायोसिंथेसिस में भी। जो शुगर ब्रेकिंग का काम हमने ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्ट किया था वो जाके हमारा टीसीएस साइकिल में कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ में ये एटीपी को प्रोडक्शन में भी फुल अप करता है यानी बूस्ट अप करता है। यानी कि जो काम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करे उसे कंप्लीट करने का काम भी ये करता है और साथ में एटीपी का प्रोडक्शन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमारी जो तीनों पाथवेज हैं या जो तीनों ऑल्टरनेटिव्स हैं पायरुवेट के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। अब हम पढ़ते हैं कि नेट रिएक्शन और नेट एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। फॉर द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली सबस्ट्रेट के नीचे प्रोडक्ट लिखने की कोशिश की है ताकि लर्न करने में इजी हो, समझने में इजी हो। एक्चुअली में क्या हो रहा है, नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है ये कि ग्लूकोज प्लस में 2 NAD मॉलिक्यूल्स प्लस में 2 ADP मॉलिक्यूल्स प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स गिव राइज टू ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू per glucose molecule 2 pyruvate molecules are produced. So glucose will convert into 2 pyruvate, 2 NAD will give rise to 2 NADH, 2 ADP will convert into 2 ATP, and then there are 2 byproducts also, 2 hydrogen ions and 2 water molecules. These water molecules, as you should remember, in glycolysis we have discussed the enzyme enolases, जहाँ पर water molecule रिलीज़ हो रहा था तो पर पायरुवेट एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा था, और मतलब पर पायरुवेट के लिए एक मॉलिक्यूल था, तो वहाँ पर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ में वो रिएक्शन चल रही थी, तो इसलिए वहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे थे। तो नेट रिएक्शन हो जाएगी ग्लूकोज प्लस में 2 NAD मॉलिक्यूल्स प्लस 2 ATP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स विल गिव राइज टू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, 2 NADH, 2 ATP, 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये NAD जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं वो आगे यूज हो जाते हैं लैक्टिक एसिड, वेदर इट इज़ लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन, जो दोबारा से NAD बनाएंगे, जिससे मैंने आपको पहले बताया, जो ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू रखेगी, ATP के सप्लाई को कंटिन्यू रखेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी का क्या प्रोडक्शन का क्या सीन है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो अगर अनएरोबिक कंडीशंस में हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है तो वहाँ पर 2 ATP का सिंथेसिस होता है, जबकि अगर एरोबिक कंडीशंस में हो तो वहाँ पे 7 ATP का सिंथेसिस होता है अगर मैलेट का शटल पाथवे ऑपरेट कर रहा है तो। इसके अलावा एक और कंडीशन है, जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो ग्लाइकोलाइसिस स्टडी की है वो इस बेसिस पर स्टडी की है कि हमने ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट लेकर चले हैं, लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट ना लेकर ग्लाइकोजन को एज अ सबस्ट्रेट लेकर चलती है तो एनारोबिक कंडीशंस में ही जहाँ पर ग्लूकोज को लेकर 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पर अब ग्लाइकोजन का यूज़ करने की वजह से 3 ATP का प्रोडक्शन होता है। इट मीन्स ग्लाइकोजन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करना मोर बेनिफिशियल हो जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसका रीज़न ये है कि जब ग्लूकोज को हम एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है द वेरी फर्स्ट स्टेप, वहाँ पर उसे ATP की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर ये केस ग्लाइकोजन के साथ में है तो ग्लाइकोजन जो होता है वो इजीली और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जो फर्दर इजीली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि यहाँ पर तो किसी ATP की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो यहाँ पर हमारा ATP सेव हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम ग्लाइकोजन का यूज़ करते हैं फॉर ATP सिंथेसिस या फॉर ग्लाइकोलाइसिस तो वहाँ पर 3 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है अनएरोबिक कंडीशंस एज मतलब हम कंपेयर करें अगर ग्लूकोज के साथ में, अगर एनारोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो वहाँ 2 ATP होगा। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर हम ग्लाइकोजन एज ए सबस्ट्रेट यूज़ हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देन देर आर द प्रोडक्शन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 7 ATP है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि 7 ATP का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि 7 ATPs कैसे प्रोड्यूस हो रहा है एरोबिक कंडीशंस में। अनएरोबिक कंडीशंस में तो 2 ATP का प्रोडक्शन का एग्जांपल आप लैक्टिक एसिड से भी ले सकते हैं। अब 7 ATP का प्रोडक्शन देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर एंजाइम्स यानी कि मेथड ऑफ एटीपी सिंथेसिस डाला है और राइट हैंड साइड पे उस मेथड से कितना एटीपी का प्रोड्यूस हो रहा है या लॉस हो रहा है वो लिखा है। तो देखो पहले मैंने लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जहाँ पर 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है जो ETC में एंटर करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अंडरगो करके 5 ATP का प्रोडक्शन कर रहे हैं। या प्लस का मतलब है कि हमें गेन हो रहा है एटीपी का। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अंडरगो करता है, जिसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो में। ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो होगा वो 2 ATP मॉलिक्यूल का गेन कराता है। थर्ड वन इज़ अ पायरुवेट काइनेज जो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, ये भी 2 ATP का गेन करा रहा है। इसके बाद में हमारे ये तो हो गए गेन वाले। अब हम देखते हैं कि लॉस कहाँ कहाँ हुआ। तो हमारे 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं इन द रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो एक ATP यूज हो जाता है हेक्सोकाइनेज यानी वेरी फर्स्ट रिएक्शन, और एक ATP यूज हो जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाली रिएक्शन में, दैट इज बोथ आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, वहाँ पे ATPs का यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम नेट ATP सिंथेसिस देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में एरोबिक कंडीशंस में, तो निकल के आते हैं 7 ATPs। मैं आपको फिर से ऊपर से नीचे तक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चार्ट है 7 ATP का किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फेट ऑफ पायरुवेट, उसके 3 पाथवेज हमने डिस्कस किया, नेट एनर्जी प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, नेट जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की वो अब रहती है ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड उसकी रेगुलेशन, जो कि अब हम करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।